ये जो आपने एक योजना लाई तेरे मेरे सपने, परिवारों को जोड़ने वाली, तो मतलब इसका शायद आप इम्पैक्ट बता रही हुआ है, वो एक बताएं। और ये कैसे आया ज़हन में? हमारे यहाँ महिलाओं के संरक्षण के लिए अनेक अनेक कानून बने हैं। कितने लोगों को पता है? उसके बारे में अवेयरनेस निर्माण करना ये हमारा पहला काम है। ये सब ऐसे पद हैं कि आपको बस किनारे बैठा दिया गया, आर्टिफिशियल टाइप की चीज़ें हैं, सक्रिय राजनीति नहीं है। तो इसको आपको कहीं कोई टीस तो नहीं होती, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होती? मुझे पता नहीं ये गलत धारणा किसने बनाई, बट ये सरासर झूठ है। प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर। कम्युनिकेशन सेंटर, हाँ, ये कैसे काम करेगा? हम अपने घरों को, अपने परिवारों को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। आप जब हम देखते हैं कि घर टूटता है, तो घर टूटते समय पूरा परिवार टूट जाता है। बच्चों को तकलीफ होती है, परिवार को होती है, उन दोनों को ही होती है। एनसीडब्ल्यू के लिए भी सीबीआई और ईडी की तरह ऐसे आरोप लगने लग गए कि वो भी राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। आपको क्या लगता है, इसमें कुछ सच्चाई है या ये भ्रांति है? और अगर ये है परसेप्शन, तो इसको दूर करने के लिए जब से आप आई हैं तो आपने क्या किया? महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और क्या उसके लिए हर एक सरकारों ने महिलाओं की रक्षा के लिए भूमिका लेने की जरूरत है कि नहीं है? तो 100% सरकार ने भूमिका लेनी है। आपके नोटिस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप उनसे कुछ अगर जानकारी मांग रहे हैं, सरकार मौजूदा वहां की दे नहीं, तो उसके बाद फिर एनसीडब्ल्यू क्या करेगा? तो आज हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये बात नहीं है। हमारे हाथ में आज बहुत कुछ है। इसीलिए तो जब भी कोई अड़चन होती है, कुछ महिला को तकलीफ होती है, तो हम बिल्कुल सरकारों को और पुलिस को हम पूछते हैं, उनसे काम करा के लेते हैं। नमस्कार। अनम्यूट भारत, अमर उजाला का वो मंच जहां पर अनफिल्टर्ड होती है बातचीत, सभी मुद्दों पर हम खुलकर करते हैं बात। तो आज हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान है, और विशेष मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि किसी विशेष दिन के लिहाज से वो विशेष है, बल्कि देश की आधी आबादी को सशक्त और उसकी आवाज को बुलंद करने की जब बात हो, तो उसके लिए क्या जो उनकी आवाज उठाने वाला, जो उनकी बात सुनने वाला है, क्या वाकई वो अपने आप में कोई रोल मॉडल हो सकती है? तो हाँ, 1995 में भारतीय जनता पार्टी की आम बूथ कार्यकर्ता, उससे पहले महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज को क्रैक करने वाली एक महिला, और भारतीय जनता पार्टी में वो पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति तक की सदस्य होना। अभी बात कर रहे हैं हम महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर जी से। बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में आपका, विजया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अमर उजाला के साथ मैं सभी के साथ जुड़ गई हूँ। जी, दरअसल आपको बुलाने का एक तो उद्देश्य, हम बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा कि महिला दिवस के आसपास ही आपकी आवाज को सुनाना, वैसे तो हर दिन महिला का है, हर दिन पुरुष का है, मैं इस तरीके से विभेद नहीं करता, लेकिन महिला दिवस की अगर हम बात करें तो सिंबोलिज्म का भी एक मतलब है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे, कुछ सवाल हैं, उसमें राजनीति भी होगी, उसमें प्रशासन भी होगा, लेकिन जो उसकी मुख्य धुरी होगी वो महिलाओं को लेकर महिला आयोग क्या करता दिखाई पड़ रहा, आने वाले समय में किस तरीके के परिवर्तन आप देख रही हैं। तो सीधा पहला मेरा सवाल, आमतौर पे माना जाता है कि महिला आयोग या जो दूसरे आयोग के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, क्योंकि मैं ये सवाल सिर्फ आपसे इसलिए पूछ सकता हूं क्योंकि आप सक्रिय राजनीति से आई हुई शख्स हैं। आपने सिर्फ ऐसा नहीं, कहीं से आप स्काई लैब की तरह आई और कहीं पर पैराट्रूपर्स की तरह उधर कर आ गई, लेकिन ये जो आयोग होते हैं आमतौर पर माना जाता है किसी राजनीतिक पुनर्वास के लिए किसी को यहां पर ला दिया गया है। तो महिला आयोग क्या वाकई दंत विहीन तो नहीं है? इस तरीके की बातें भी होती हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर मैं करूंगा आपसे बातचीत। तो पहला सवाल ये कि अब जब आप महिला आयोग की अध्यक्ष सक्रिय राजनीति से आकर यहां पर आई, तो काम में किस तरीके का परिवर्तन देख रहे हैं? और ये जरूर दर्शकों को बताएं कि कैसे 1995 में, क्योंकि जितना मैं आपका रिसर्च कर रहा था, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी में जब वो सत्ता में है, तो उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन कमेटी है उसमें सदस्य बनना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या सफर रहा, पहले दर्शकों को ये बताएं, फिर दूसरे सवालों पर हम आएंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं मेरी सभी साथी बहनों को जागतिक महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और मुझे विश्वास है कि अभी देश की बेटियों के लिए हमारे देश में इतना अच्छा वातावरण है। इन सभी अपॉर्चुनिटीज का उपयोग करते हुए वो सक्षम होगी, आगे बढ़ेगी और देश की प्रगति में अपना योगदान भी देगी। उनके लिए, उसके इस काम के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी
कि आपको अगर कुछ अच्छा काम करना है तो आपको कोई बहुत बड़े जगह पे जन्म लेने की या जिनका कोई नाम है ऐसे जगह पे आपको जन्म लेने की या वहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत केवल इस बात की है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, और अगर आपका वो लक्ष्य तय है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ मेरा हुआ। मैं एक बहुत सामान्य ऐसी व्यक्ति हूँ। 93 में लोक सेवा आयोग का एग्जामिनेशन जो था वो मैंने पास हो गई, और मैं खुश थी कि चलो अभी तो मैं एक बहुत अच्छा अधिकारी बनने वाली हूँ। पर आप कमाल देखिए कि ये 1993 की बात हाँ, है। 1993 की बात है। उसी समय पे 73rd 74th अमेंडमेंट आ गई, और उसकी वजह से महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल गया। जब ये 33% रिजर्वेशन मिला तो मुझे ऐसा लगा कि जो पॉलिसी बनी जाती है उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैं अधिकारी क्यों बनूं? मैं तो पॉलिसी मेकिंग में जाऊंगी। अच्छा, आप जो है नीतियों के क्रियान्वयन की बजाय नीति बिल्कुल। नियंता बनने की आपने जी सोची। जी, मुझे वही इच्छा थी। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं पॉलिसी मेकर बनूंगी तो मुझे चुनाव लड़ना होगा। मैंने चुनाव लड़ लिया। पार्टी की बहुत आम कार्यकर्ता थी, बूथ की कार्यकर्ता थी। ये मैं किस उसमें भी चीज का बहुत चुनाव, खुश क्या थी। चुनाव था ये? ये चुनाव था छत्रपति संभाजीनगर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और मैं कॉरपोरेटर के रूप में मैं चुन कर आई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे कुछ प्लस कर सकती हूँ। और सही में मैं आपको आज कहूँगी कि अब उसके बाद अब लगभग 32 साल हो गए हैं राजनीति में आने के बाद। अनेक अनेक भूमिका भी बदल गई, पर मुझे आज भी लगता है कि मैंने बहुत सही निर्णय किया। और जो मैं चाहती थी, जो मेरे सपनों का मेरा गांव था, मेरा प्रदेश था, मेरा देश है, उसको बनाने के लिए मैं अपने आप प्रयास करती रही। मतलब कारपोरेटर से लेकर आपकी जो है महिला आयोग की अध्यक्ष तक का जो है सफर है। असल में मैंने इसीलिए कहा था, थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि होता क्या है कि हम तमाम बातें करते हैं लेकिन जिन्होंने जीवन में वाकई एक रास्ता तय किया हुआ हो वो उस संघर्ष की तासीर जानते हैं, और वो शायद आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, शब्दों के पीछे का जो एक अपना संघर्ष है, जो एक उसका इतिहास है, वो शायद आपको कहीं तक ले जा पाए। प्लीज विजय जी आगे बढ़े जी। तो इस तरीके से काम करना शुरू कर लिया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे पार्टी ने दी। मैं कॉरपोरेटर थी, मैं मेयर बन गई। इतना नहीं, 18-20 साल पहले एक महिला को ओपन जनरल कैटेगरी में चुनाव लड़ाना आज के समय पे भी कठिन होता है, तब तो बहुत कठिन था। पर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और अच्छे तरीके से मैं बढ़ गई, मेयर बनी। उसके बाद मैं ये 2007 की बात है। 2007 की बात है। कारपोरेटर फिर मेयर। हाँ, तो और ये भी मेरे जनता द्वारा पास चुनी हुई मेयर, यस, कारपोरेटर द्वारा चुनी हुई मेयर नहीं। हाँ। इस पे क्या हुआ कि देखिए, तब तक 12-13 साल हो गए थे मुझे कॉर्पोरेटर बन के, तो मेरे पास बहुत लंबा अनुभव था मेयर के रूप में काम करने का। हमने काम करने का प्रयास किया, पर जब आप काम करते हैं तो अपने आप में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और मेरा खुद का ये मानना है कि हम कोई काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये भाव लेकर हम काम न करें। जो काम हमें अच्छा लगता है वो काम जुनून की तरह हमारे सर पे, दिमाग में होना चाहिए, और आपने वो करना चाहिए। अपने आप में रास्ते बन जाते हैं, आप काम करते रहते हैं। तो इसी तरीके से काम करते गए। 2010 में जब मेयरशिप ख़त्म हुई तो तुरंत दिल्ली में बुलाया गया, और फिर तभी से लेके अभी तक जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें काम किया। पर इसमें भी एक बहुत अच्छी बात है कि कभी चुनी हुई जनप्रतिनिधि के रूप में, कभी पार्टी की पदाधिकारी के रूप में, तो कभी सरकार में काम करने का, कमीशन की अध्यक्षा के रूप में मुझे अनेक अनेक काम करने के अच्छे अवसर मिले। एक तरीके से वर्सेटाइल काम करने का अवसर मुझे मिला। तो कभी मैं कुछ प्रदेशों की प्रभारी रही। उस समय पे चुनाव भी हो गए, हम चुनाव जीतने में हम अब कामयाब हो गए। राजस्थान की प्रभारी जी, थी। मैं राजस्थान की सह प्रभारी थी जी। तो ऐसे अनेक अच्छे अनुभव मुझे मिले। तो मैं यही कहूँगी कि ये अनुभव मुझे संपूर्ण बनाने के लिए बहुत कामयाब हुए। पर इसमें अगर सबसे अच्छी बात क्या है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी देश की आधी आबादी, हम सब महिलाओं के लिए काम करना,
ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और उसमें सही मायने में एक बात कहूँ तो बहुत आनंद भी है कि मैं केवल महिला प्रश्नों की बात नहीं करूँगी। महिलाओं के प्रश्न तो है, उसको हमें सुलझाना है, पर उसके साथ साथ जब मैं महिलाओं में वो क्षमता देखती हूँ, वो शानदार क्षमताओं को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पर विजय जी, दरअसल वही मैं समझना चाह रहा था कि होता क्या है आमतौर पे, जो सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं, आपकी तो खांटी संघर्ष की पृष्ठभूमि दिखाई पड़ रही है। आप कॉर्पोरेटर बनी, मेयर बनी, उसके बाद जो है पार्टी में सचिव बनी, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय जो महिला विंग है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी भी आप अध्यक्ष रही। महाराष्ट्र में स्टेट कमीशन की भी आप चेयरमैन रही उसी समय में। इन सब के बाद में अब इस समय आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। मैंने जैसा शुरुआत में ही आपसे पूछा था कि आमतौर पे माना जाता है कि ये सब ऐसे पद हैं कि आपको बस किनारे बैठाल दिया गया, आर्टिफिशियल टाइप की चीजें हैं, सक्रिय राजनीति नहीं है। तो इसको आपको कहीं कोई टीस तो नहीं उठती, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होती? एक्चुअली मैं आपको एक बात कहती हूँ कि ये बहुत गलत धारणा है। हम्म। आप जब कमीशन में आते हैं तो आप इतना काम कर सकते हैं। हम्म। मुझे पता नहीं ये गलत धारणा किसने बनाई, बट ये सरासर झूठ है। अब धारणा है, ये तो मानती है ना आप, ऐसे नहीं, धारणा कुछ रही लोग है। में भी कह सकते हैं, बट वो गलत है। मैं आपको एक बात कहती हूँ कि आपके अगर मन में कुछ अच्छा काम करना है तो आप कमीशन में आइए, और आपके पास जो बेस्ट है वो बेस्ट आप वहाँ के लिए दे दीजिए। लोगों की जिंदगी बदल जाती है। जो दुखी पीड़ित महिलाएं हैं उनको राहत तो मिल जाती है। पर मैं बात केवल कंप्लेंट्स की नहीं कर रही हूँ। कंप्लेंट्स तो आप देखते हैं, उसको आप सुलझा लेते हैं। जब मैं देखती हूँ कि हमारी अनेक अनेक महिलाएं जिनका घर टूट रहा था, जिनके परिवार टूट रहे थे, उनको करीब लाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, और उसके बाद उनके छोटे छोटे बच्चों के चेहरे के ऊपर और उस महिला के चेहरे के ऊपर, इवन दो उनके परिवार के चेहरे के ऊपर जो खुशी मैं देखती हूँ ना, मैं ये जो आपने एक योजना लाई, तेरे मेरे सपने, जी परिवारों को जोड़ने वाली, तो मतलब इसका शायद आप इम्पैक्ट बता रही हुआ है, वो एक बताएं। और ये कैसे आया जहन में, कैसे आया कि इसको मैं लाना ये है? भी बताती हूँ। तो मैं आपको वही कह रही हूँ हम्म। कि जब हम परिवार को एकत्रित लाते हैं हम्म। तो वो काम हमें बहुत समाधान देता है। और मैं ये कहूँगी कि समाज को जोड़ने का भी वो काम होता है। पर कमीशन में आप इसके अलावा बहुत अनेक अनेक काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात कहूँगी कि हमारे यहाँ महिलाओं के संरक्षण के लिए अनेक अनेक कानून बने हैं। कितने लोगों को पता है? उसके बारे में अवेयरनेस निर्माण करना ये हमारा पहला काम है। हमारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो हम हमारा जो भविष्य है, हमारी यंग जनरेशन है, उनके लिए हम करते हैं। उसका नाम है कैंपस कॉलिंग। कैंपस कॉलिंग होता है हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। कैंपस कॉलिंग में हम कानून के बारे में हम जानकारी देते हैं, जैसे कि पॉश है, पॉक्सो है, साइबर क्राइम से आप कैसे बच सकते हैं। ऐसे अनेक विषयों पर हम कैंपस कॉलिंग में जानकारी देते हैं। आज मुझे कहते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे कमीशन में आने में मुझे साल सवा साल हो गए हैं। हमने गत 5 महीने से कैंपस कॉलिंग शुरू किया, और आज मैं आपको ये कहूँगी कि देश का ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं है जहाँ पे कैंपस कॉलिंग नहीं हुआ है। आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कह सकती तो हूँ कितना कि आंकड़ा होगा ये? 350 कार्यक्रम हमने अच्छा। मात्र 5-6 महीने में किए हैं। ओके। तो बहुत बड़ी संख्या में हमारा कैंपस कॉलिंग चल रहा है। हम युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे, जेंडर गैप कम करने के लिए लड़के और लड़कियां दोनों को हम अपने साथ ले रहे हैं और उनको हम कैंपस एम्बेसडर बना रहे हैं। पर इसी के साथ साथ हमारा एक दूसरा कार्यक्रम है। आज हम देख रहे हैं कि एआई के माध्यम से हम लोग आगे चल रहे हैं। अब एआई आ गया है और एआई के साथ ही हमें चलना होगा। अगर एआई का पॉजिटिव उपयोग हर महिला अपने करियर में कर सकती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। हमने एआई के लिए एआई सक्षम भारतीय नारी, इनके लिए हमने एक काम किया और एक कार्यक्रम किया, यशोदा एआई। यशोदा एआई हमने देश के जो स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, इन सभी के लिए किया कि वो एआई का उपयोग अपने क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। हमने एआई का उपयोग हमने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए किया कि वो अपने काम में एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव उपयोग कैसे कर सकते हैं। वैसे ही हमने महिला उद्यमी है उनके लिए किया। हमने हमारी जो आशा और आंगनबाड़ी बहनें हैं
जो बहुत बड़े पैमाने पे डाटा इकट्ठा करती है, वो अपने काम में एआई का उपयोग कैसे कर सकती है, हमने उनको ये सिखाया। पर बात इतनी ही नहीं है, तो हमने हमारी देश की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली बहनें हैं, आज लखपति दीदी के रूप में वो उभर कर आ रही है, हमने उनको भी एआई का उपयोग सिखाया। इस तरीके से हमारे अनेक अनेक एआई के प्रोग्राम होते हैं। तो ये क्या शिक्षा विभाग से कैसे करते ये हैं? कमीशन खुद करता है। कमीशन खुद करता हाँ। है, तो आप बाहर से मतलब जो है हाँ, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं, एक्सपर्ट्स उनको हैं। लेकर हम ये कार्यक्रम करते हैं। और मैं आज आपको कहूंगी, यशोदा एआई भी लगभग सभी राज्यों में बहुत अच्छे तरीके से बड़ी संख्या में हो गए हैं। पर इसके साथ साथ भी हमें जैसे समाज को सिखाना होता है, समाज को कानूनी जानकारी देनी होती है, महिलाओं को सक्षम करना होता है, उसी के साथ साथ हमें चिंता करनी होती है हमारे परिवारों की। आज आपको तो पता है कि भारतीय विवाह संस्था जो है वो पूरे विश्व का एक बहुत ही उत्सुकता का विषय है कि इतने अच्छे तरीके से शादियाँ और हमारे परिवार कैसे रहते हैं। हमारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब हम ये भी चाह रहे हैं कि जब शादियाँ होती है तो शादियाँ बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। हम सबका ये मानना है कि शादियाँ केवल 2 लोग एकत्रित आना वहाँ तक सीमित नहीं होता है। तो शादियाँ 2 लोगों के साथ साथ उनके 2 परिवार एकत्रित आती है, समाज एकत्रित आता है। और शादी तो टिकती है प्यार के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, त्याग के साथ, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के प्रति अपार आदर के साथ वो आगे चलती है। आजकल हम ये भी देखते हैं कि कितनी बार शादी ये केवल रस्में और गहने वहाँ तक ही सीमित हो जाती है। फोटोग्राफी, संगीत, ये करने में मना नहीं है, पर उसी के साथ साथ जब वो 2 लोग एकत्रित आ रहे हैं तो उनका मन का मिलन होना, उनके विचारों का मिलन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शादी के बारे में समझ बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। ये शादी की समझ बढ़ाने के लिए हमने अभी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू कर लिए। ये हमारा प्रयास है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो जाए। आज मैं आपको कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर? हाँ। ये कैसे काम करेगा? दरअसल आप जब बोल रही तो मैं थोड़ा सा मुझे याद आ रहा कि क्या हुआ अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी ने पत्रकारों को संबोधित किया था। तो ये जो विवाह नाम की संस्था और जो परिवार नाम की संस्था पर जो भारत में इस समय उनको थोड़ा सा लगा कि समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए कैसे जो है भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है, तो ये जो बातें आप कह रही हैं, ये क्या विचार, मतलब आपको जो विचार परिवार से लेकर ही आप आगे बढ़ रही हैं उसको इम्प्लीमेंट करते दिखाई पड़ रही है, ये भी बताएं। अब देखिए कि वो कहाँ से आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज हमारी समस्या क्या है, उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। और केवल समस्या की बात नहीं है, हम अपने घरों को, अपने परिवारों को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। आप जब हम देखते हैं कि घर टूटता है तो घर टूटते समय पूरा परिवार टूट जाता है। बच्चों को तकलीफ होती है, परिवार को होती है, उन दोनों को ही होती है। पर बात केवल इतनी नहीं है, हमें हमारी जो ये मजबूत नींव है शादी, उसको हमें और मजबूत करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के प्रति हमें समझदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। कितनी बार शादियाँ होती है पर जो आवश्यक विषय है उस विषयों पर पहले चर्चा नहीं होती है। हमारे पास अनेक बार कंप्लेंट्स आती है कि शादी तो बहुत अच्छे तरीके से हो गई, बातचीत हो गई थी, शादी हो गई, पर बाद में उस लड़की को, लड़के वाले घर ने ये बोला कि हम लोग तो अच्छे हैं, अच्छा कमाते हैं, आपको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, आप छोड़ दो। उस लड़की को ये लग रहा है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे माता पिता ने इतने अच्छे तरीके से मुझे सिखाया है, तो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, मैं अपना खुद का आत्मसम्मान संभालने के लिए बनाया है, मैं नौकरी क्यों छोड़ूं। उसके लिए पैसे बहुत बड़े नहीं है, उसके लिए वो अपने पैरों पे खड़ी है, ये महत्वपूर्ण बात है। इस विषय पे पहले बात हो सकती थी कि आप दोनों की अपेक्षाएं क्या है, उन अपेक्षाओं को समझते हुए आपकी और अच्छी समझ बढ़ सकती थी, पर बात ही नहीं पहले करी। तो ये जो कम्युनिकेशन सेंटर तो है, ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं, अनेक विषय होते हैं। इन सब विषयों पर इस प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर में, जिसको हम आम लोगों की भाषा में तेरे मेरे सपने उसको नाम दिया है, वहाँ पे चर्चा होती है, बात होती है। वहाँ पे बहुत प्रशिक्षित ऐसे काउंसिलर होते हैं और ये काउंसिलर उन दोनों की बात आगे बढ़ाते हैं। उनका काम केवल कैटलिस्ट का है, बात तो वो दोनों ही करेंगे, उसका
उसके लिए क्या कहेंगे कि रास्ता निकालना है, वो दोनों ही निकालेंगे। केवल काउंसलर उनको बात करने के लिए आगे आगे लेके जाएगा और उसी से शादी के बारे में उनकी समझ बढ़ जाती है। मुझे आपको एक बात कहनी है, आज के समय पे अगर हम एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि अगर हमें कोई गैजेट लेना है तो हम वो गैजेट लेने के पहले अगर कोई फ़ोन लेना है तो हम उसको 10 बार ऊपर नीचे करके देखते हैं। हम 10 बार कहते हैं कि उसका कैमरा कैसा है, उसकी साउंड कैसे है, उसकी आवाज़ अच्छी है क्या, वो कितने जीबी का है, हम इतनी सब चीज़ें देखते हैं। एक फ़ोन के लिए अगर हम इतनी चीज़ें देख सकते हैं तो जहाँ पे एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, उन्होंने कितने विषयों पर पहले सोचने की ज़रूरत है। मैं और एक बात आपको कहती हूँ कि जब कोई किसान जब भी कोई खेती करता है तो खेती करने के लिए वो बहुत पहले तैयारी करता है। बीज ऐसे नहीं वो बो देता है, पहले ज़मीन की गुड़ाई करता है, पानी की व्यवस्था करता है और उसके बाद वो बीज बोता है और रोज उसके लिए वो उसकी केयर करता है, तभी उस बीज से आपका अच्छा खासा फसल आता है। पर यहाँ तो अपने ये यहाँ वही बात समस्या है। ये है विजय जी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई बार फैसले जो है वो लड़के लड़की की बजाय परिवारों को करने होते हैं और शायद परिवार वो करने में सक्षम नहीं होते। उनको लगता है कि बस विवाह करना है, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पानी है। इसीलिए तो हमने क्या किया है, हम्म देखिए हमारे घर में पहले ये व्यवस्था थी, हम्म परिवार वाले बात करते थे, हम्म पर आजकल आप देखते हैं तो कारण अनेक है, पर हमारी जो फैमिली सिस्टम है थोड़ी सी पतली हो गई है, नौकरी की वजह से, बाहर जाने की वजह से अब हमारे परिवार छोटे छोटे होने लगे हैं, तो इसीलिए अभी घर पे बात करने वाले बहुत कोई नहीं है। पर यहाँ पे केवल लड़का और लड़की आके बात नहीं करेगा, तो दोनों परिवार भी आके बात करेंगे, अपनी समझ को बढ़ावा देंगे। मैं आपको बहुत खुशी के साथ कह रही हूँ कि अब ऐसी अनेक अनेक संस्थाएं हैं, अनेक जगह है। मैं पुणे का एग्जाम्पल दूंगी, ज्ञान प्रबोधिनी है, वहाँ पे अब होने वाली बहू और होने वाली सास भी आके पहले बात करते हैं कि दोनों मिलके अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि अगर दोनों परिवार इतने समझदारी के साथ बात करते हैं, इस विषय पे जानबूझ के सोच के बात करते हैं, तो फिर बहुत कोई चीज़ें फैलने की या बिगड़ने की बात नहीं रहती है। अधिकाधिक परिवार प्यार से समझदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है विजय जी, ये तो चलिए अच्छा है, लेकिन अब थोड़ा सा राजनीतिक सवालों पे अब फिर से आता हूँ। और राजनीतिक सवालों का मतलब ये नहीं है कि उससे महिला विषय हटते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने कई प्रश्न आते हैं। जैसे मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव जब थे लोकसभा, तब मैं गया था, उसी समय संदेश खाली की एक घटना हुई थी। उस समय एनसीडब्ल्यू काफ़ी सक्रिय थी, उसने कहा था कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चुनाव गया, उसके बाद वो मामला कहाँ गया पता नहीं। दूसरा एक आरोप लगता है कि एनसीडब्ल्यू आमतौर पर उसी तरीके से सक्रिय होता है जहां पर सरकार उसकी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के मामले में कई बार, चूंकि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उस पर अनदेखी हो जाती है, जैसे हाथरस या जो दूसरे जो कांड, इस तरीके की जो बात आती। तो ये जो एनसीडब्ल्यू के लिए भी सीबीआई और ईडी की तरह ऐसे आरोप लगने लग गए कि वो भी राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। आपको क्या लगता है, इसमें कुछ सच्चाई है या ये भ्रांति है? और अगर ये है परसेप्शन, तो इसको दूर करने के लिए जब से आप आई हैं तो आपने क्या किया? मैं सबसे एक बात आपको कहूँगी कि एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन हूँ, राजनीति से दूर हूँ और बहुत न्यूट्रल हूँ। तो जिनके मन में ये भ्रम है, कृपया ये भ्रम निकाल दे। पर ये भ्रम अगर उनके मन में है तो वो ये भी सोचे कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और क्या उसके लिए हर एक सरकारों ने महिलाओं की रक्षा के लिए भूमिका लेने की जरूरत है कि नहीं है। तो 100% सरकार ने भूमिका लेनी है। जहाँ पे आपने बात करी है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगी, मुझे वो करनी भी नहीं है, बट मैं आपको एक बात कहूँगी कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अभी अभी मैं खुद गई थी कुछ दिन पहले मालदा और मुर्शिदाबाद में जो दंगल हुई थी, और उसके बाद उन घरों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो समय गुजरा है, ऐसा समय किसी के ऊपर न आए। इतने बुरे तरीके से महिलाओं का छलावा किया गया है। हर एक सरकार का, हर एक जो संस्था है जिनको ये काम दिया है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं का संरक्षण करे। रही बात संदेश खाली की, तो मैं आपको एक बात कहती हूँ, संदेश खाली ये प्रकरण हमने छोड़ा नहीं है। आज भी संदेश, हर एक चीज कोई कैमरा के आके सामने आके बोलने की नहीं होती है।
संदेश खाली के विषय में आज भी हम देख रहे हैं। आज भी संदेश खाली के विषयों में वहाँ पे जिन्होंने महिलाओं को तकलीफ दी है जेल में रहते हुए, आज भी उनकी धमकियां महिलाओं को मिल रही है और इसके खिलाफ हम बहुत लड़ रहे हैं। मुझे बस सभी लोगों को मुझे आश्वस्त करना है कि एनसीडब्ल्यू ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे हर महिलाओं को दुख और दर्द हम समझते हैं। मेरा खुद का ये मानना है कि एनसीडब्ल्यू ये देश की अगर कोई पीड़ित शोषित महिला है तो उनका ये मायका है, जहाँ पे जाके वो महिला विश्वास के साथ हमारे साथ बात कर चुके हैं। और मैं आपको बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि एनसीडब्ल्यू ने कभी भी कम ज़्यादा नहीं किया है। एनसीडब्ल्यू हमेशा न्यूट्रल रही है, जो पीड़ित है उनके साथ खड़ी रही है, उनके लिए हमने आवाज़ उठाई है। पर मेरा आग्रह ये भी है कि महिलाओं के साथ आप बराबरी के साथ चले, महिलाओं के साथ आप जाति ना करें, महिलाओं को आप तकलीफ ना दें, आप महिलाओं को संरक्षण और महिलाओं का सम्मान करके आप आगे बढ़े, फिर कंप्लेन करने की कोई बात ही नहीं होती। एक बात तो आपकी बातचीत से साफ समझ में आ रही, मैंने आपकी मंशा मान ली कि एनसीडब्ल्यू की बिल्कुल ठीक है और आप निरपेक्ष तरीके से, निष्पक्ष तरीके से आप चाहती हैं कि न्याय मिले। लेकिन इसके साथ में फिर वही बात आ जाती है कि क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो आप मतलब ट्रूथलेस और बहुत ज्यादा विनम्र, आप नोटिस भेजने के अलावा और कुछ कर नहीं पाती। और ये बात आपकी इस बात से साबित हो रही कि अभी भी उन महिलाओं को संदेश खाली में धमकी दी जा रही है। इतना सब होने के बाद भी अगर ये हो रहा तो फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रासंगिकता और उसकी चुनौतियां कितनी बढ़ जाती नहीं नहीं, मैं आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। एनसीडब्ल्यू बिल्कुल ही टीथ नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी। जो अधिकार एनसीडब्ल्यू को दिए गए हैं उसके दायरे में एनसीडब्ल्यू अच्छा काम कर रहा है। आप देखिए कि हमारे पास अनेक अधिकार है। एक पहला अधिकार मैं आपको बताती हूँ, एनसीडब्ल्यू अपने सामने कोई भी व्यक्ति को कोई भी पेपर्स को कभी भी पेश करने के लिए कह सकता है। हमारे पास ये बहुत बड़ी ताकत है। हम व्यवस्थाओं को पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया। आप कल्पना करिए कि समझो वहां पे एनसीडब्ल्यू या इस तरीके से व्यवस्था नहीं है, तो सिस्टम को कौन पूछेगा कि अगर कोई महिला पीड़ित है तो उसके बारे में, उसके काम के बारे में आप क्या कर रहे हैं, ये कौन पूछेगा? जो हम पूछते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी व्यवस्था है कि पुलिस व्यवस्था हो या सरकारें हो या अन्य व्यवस्था हो, वो रिस्पॉन्स करती सरकार है? हाँ, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल सरकार ने किया आपको पश्चिम रिस्पॉन्स? बंगाल सरकार नहीं कर रही है, नहीं कर रही नहीं रिस्पॉन्स? कर रही है। मतलब ममता बनर्जी महिला होते हुए भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। उनकी तरफ से हमें जो अपेक्षा है वो हमें नहीं मिल रही है। बट हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। और रही बात आपने जो कहा कि एनसीडब्ल्यू ने ये इतना करते हुए संदेश खाली में तो भी महिलाओं को धमकी मिल रही है, तो मैं वही तो बात कह रही हूँ कि जिन लोगों को वहां पे चुनकर दिया है उनका काम बनता है कि वो अपनी जनता की रक्षा करे, वो जनता की भक्षक न बने। आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में वातावरण है, ये वातावरण महिलाओं के लिए अच्छा वातावरण नहीं है। हमने उनको अनेक बार आह्वान किया है कि सरकार, वो कोई भी हो, किसी की भी हो, अगर महिलाओं को तकलीफ होती है तो महिलाओं की तकलीफ दूर करने का काम सरकार ने करना है। और उसी के साथ साथ महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो दिया है, वो आप काम कर रहे हैं ना, सम्मान के साथ वो आगे बढ़ रही है ना, ये भी देखना आपका काम है। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल से कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं जब आपकी बातें सुन रहा हूँ, चूंकि मैं संदेश खाली भी गया था, अभी जो आप मुर्शिदाबाद की बात कर रही हैं वहाँ तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन उसका वो ताप यहाँ महसूस कर सकता हूँ किस तरीके की बातें हुई हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है, चलिए टूथलेस मैन आपने उस पर आपत्ति जताई, मैं इस शब्द को हटाता हूँ, लेकिन फॉलो अप की व्यवस्था जो एनसीडब्ल्यू के पास, क्योंकि आप नोटिस देते हैं, आप उनसे कुछ भी मंगा सकते हैं, आपके नोटिस पर कार्रवाई नहीं करें, आप उनसे कुछ अगर जानकारी मांग रहे हैं, सरकार मौजूदा वहां की दे नहीं, तो उसके बाद फिर एनसीडब्ल्यू क्या करेगा? कुछ तो मर्यादाएं जरूर है, पर हम इन चीजों को हमने कम नहीं समझना चाहिए। जो हमारे पास अधिकार है हम उसका पूरा पूरा उपयोग करें। हमारे पास एक बहुत अच्छा अधिकार है सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का। आप देखते हैं कि जैसे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस घेता है, वो हमारे पास है, हम वो लेते हैं। और मैंने ये भी कहा कि आप ये कहोगे क्या कि आधा ग्लास भरा है या आधा ग्लास खाली है? हम तो वही सोचेंगे कि हमारे पास जो है हम उसका उपयोग करें। मैं आपको ये भी कहती हूँ कि जनरली जब जब एनसीडब्ल्यू कोई कॉग्निजेंस लेता है, जब जब सरकारों को एनसीडब्ल्यू कुछ कहता है, तो
वो सुना जाता है, उसमें बदलाव आता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सरकार और व्यवस्थाओं के बीच में खड़े रहते हुए वो उनको पूछे व्यवस्थाओं को कि आपने क्या किया है महिलाओं के लिए। और मुझे लगता है कि जो एनसीडब्ल्यू का एक्ट है उसमें जो चीज़ें दी है उन चीज़ों को लेकर हम काफ़ी अच्छा आगे चल रहे हैं। अगर थोड़े से और भी अधिकार मिलते हैं हमें तो किसी की ना नहीं है, पर उस विषय पे भी आगे चलकर हमें सोचना होगा, सोचेंगे भी। पर इसका मतलब आज हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये बात नहीं है। हमारे हाथ में आज बहुत कुछ है। इसीलिए तो जब भी कोई अड़चन होती है, कुछ महिला को तकलीफ होती है, तो हम बिल्कुल सरकारों को और पुलिस को हम पूछते हैं, उनसे काम करा के लेते हैं। नहीं, आपने दरअसल पहले ही आप उस जवाब पर आ गई। मैं दरअसल यही आपसे थोड़ा पूछना चाह रहा था कि आपको लगता है कि क्या एनसीडब्ल्यू के अधिकारों, बजट से लेके जो तमाम चीजें, क्या आपको लगता है पुनर्गठन की आवश्यकता है? आपको लगता है कि थोड़ा और प्रभावी करने के लिए इसको कुछ और अधिकार दिए जाने चाहिए, कुछ इसकी संरचना में कुछ बुनियादी परिवर्तन किए जाने चाहिए? देखिए, जब एक्ट बनते हैं तो बहुत ही अच्छे होते हैं, पर उनको समय समय के साथ थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है। अभी एनसीडब्ल्यू के एक्ट को भी बनाते हुए 30 साल अभी हो चुके हैं, तो अगर इसमें थोड़ा सा कोई संशोधन होता है तो वो अच्छी बात है। हम उसके लिए हम सरकार को कहेंगे, उस विषय पे अभी हम काम भी कर रहे हैं। कुल मिला के देखिए कुछ आवश्यकता है, लेकिन अब थोड़ा सा अब हम और विषयों पर भी जाते हैं, खासतौर से जो भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती, अभी आपने बताया कि आप एआई का बहुत ज्यादा उपयोग कर रही हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, तो जो डिजिटल हिंसा और जो कार्यस्थल पर जो तमाम जो विषय हैं, इसको लेकर किस तरीके से आप अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं? अब देखिए कि दो बड़ी समस्या अभी हमारे सामने आ रही है। पहली समस्या तो साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और लगभग एआई या इस तरीके से टूल्स का उपयोग करते हुए वो हो रहे हैं। अब आज आप देखिए कि हम एआई आ चुका है, हम एआई के बिना रहेंगे ये हम कह नहीं सकते, वो आ चुका है। तो हमें एआई को अपनाना पड़ेगा और अपनाते हुए उसका पॉजिटिव उपयोग हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमें सोचना होगा। पर जब हम ये सोचते हैं तभी उसके साथ एक और काम हो जाता है कि एआई का जो निगेटिव उपयोग होता है उससे हम कैसे बचें ये भी हमें पता चलता है। तो इसके लिए हम काफ़ी अच्छे प्रयास कर रहे हैं। अवेयरनेस निर्माण करना, कानून क्या कहता है ये बताना, अगर कोई डीप फेक है या इस तरीके से कोई मामले आ जाते हैं महिलाओं को तकलीफ देने वाले, तो उससे उन्होंने कैसे बचना है, सबसे पहले क्या करना है। जैसे कि उन्होंने पहले अपने प्लेटफॉर्म पे ही रिपोर्ट करना होता है, बाद में पुलिस के पास जाना होता है, अनेक स्टेप्स है। तो उसके बारे में हम काफ़ी अच्छा अभी हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को ये पता चले और उसी के साथ साथ जो गलत उपयोग कर रहा है उसको भी पता चले कि कानून आपको छोड़ेगा नहीं, आप अगर गलती करते हैं तो। इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, हम काफ़ी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। शहरी इलाकों में शायद ये थोड़ा ज्यादा आसान है, लेकिन खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, और वहां पर महिलाओं के सामने वर्जनाएं भी ज्यादा हैं, चुनौतियां भी ज्यादा हैं, उनको एजुकेट करने के लिहाज से या उनके बीच में काम करना कैसे सोच रहे हैं, क्या कर पा रहे हमने वो भी काम शुरू कर लिया। हैं? हम जैसे शहरी क्षेत्र में काम करते हैं वैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज आप अगर देखते होंगे तो एक बहुत अच्छी बात है कि हर गांव में, हर छोटे कस्बे में आज हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ हमारे वीओ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है। इसी के साथ साथ हमारी सीआरपी बहनें हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो सखिया है, बैंक सखी है, पशु सखी है, कृषि सखी है, वो भी जुड़ी हुई है। हम इनको साथ लेकर हम कार्यक्रम करते हैं। हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, हमारी आशा बहनें हैं, इनको साथ लेकर हम काम करते हैं। आप जो लोग ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, अगर आप उनके साथ जुड़ जाते हैं तो आपको इन सभी बहनों के साथ जुड़ना आसान होता है। इसलिए मैं आपको ये भी कहूँगी कि एनसीडब्ल्यू अब केवल दिल्ली में हेडक्वार्टर रहने वाला ऑफिस है, ऐसा नहीं रहा है। एनसीडब्ल्यू आज बहुत ज़मीनी स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र में भी उतर चुका है, हम काम कर रहे हैं। पर काम केवल हमने करना है ये बात नहीं है, उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना होता है कि उन जगह पे ऐसे अनेक लोगों को हम साथ में जोड़े जो महिला कल्याण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए काम करे। तो उनके साथ भी मिलके हम काम कर रहे हैं। दिल्ली की आपने बात की, अभी दिल्ली में एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई। आपने कहा कि दिल्ली में हेडक्वार्टर सिर्फ नहीं है बल्कि पूरे देश को देखें। दिल्ली में एक, आपको याद होगा कि अभी घटना आई, आपने उसका स्वतःस्फूर्त संज्ञान भी लिया। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां थी, कुछ महिलाएं बगल में जाती हैं, उनको लेकर जिस तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं, मोमो या तमाम चीज़ें जो बातें कही जाती हैं,
उसके बाद जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो फिर एक महिला होने के नाते, एक राजनेता होने के नाते और खासतौर से अब एनसीडब्ल्यू के चेयरमैन होने के नाते, इन तीनों भूमिकाओं में अपने आप को आप किस तरीके से वहां पर प्रतिक्रिया करते दिखाई पड़ती हैं और कितना इसके बाद जो आपने किया उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि जब ऐसी टिप्पणी होती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर केवल बुरा लगता है ये कह के हुए मैं रुकूंगी नहीं, मैं उसका निषेध करती हूँ। और मेरा तो ये आग्रह है कि कोई भी महिला को अपना अपमानजनक लगे ऐसी अगर टिप्पणी होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम सब एक है। हम कितनी बार कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, हम सब एक ही है। तो ये संदेश केवल सरकार की तरफ से जाएगा क्या? एक समाज की भूमिका में हम नहीं जाएंगे, समाज के नाते हम खुद भी नहीं करेंगे। तो समाज का काम बनता है, हर एक व्यक्ति का काम बनता है कि वो ऐसी टिप्पणी करने से वो बचे, और केवल टिप्पणी करने से बचे नहीं, वो हर महिला को सम्मान देके आगे बढ़े। ये करना समाज की जिम्मेदारी है। समाज के सभी लोगों ने इसके लिए आगे आना चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी हम कभी बख्शेंगे नहीं। तो काम सरकार का है, काम व्यवस्था का है, पर उससे बहुत ज्यादा काम है हमारी घटिया मानसिकता का, जो हमें खत्म करनी है। तो समाज को कई बार क्या होता, तमाम कानूनों के जरिए, तमाम जागरूकता अभियानों के जरिए दिशा दिखानी पड़ती है कई बार, क्योंकि उसको होता है। तो इस पूरे मसले में, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि पहले भी एक शब्द कहा जाता था खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के बच्चियों के बारे में, एक जो बात कही जाती थी, उसको लेकर कानून बनाया गया यूपीए सरकार के समय, मुझे याद है। उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी चीजें रुक नहीं रही हैं। तो इसको लेकर कितना आप गंभीर है और आपको कैसे लगता है, क्या आपने दिल्ली सरकार से इसको लेकर बात की या क्या इस पर फर्दर स्टेप उठाए गए? इस विषय में हम बहुत गंभीर हैं। हमने उसका संज्ञान भी लिया है और हमने व्यवस्थाओं को इस विषय में काम करने के लिए बोला है, तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोला है, और हमारा ध्यान भी होता है कि व्यवस्थाएं क्या कार्रवाई करती है। एक और विषय है जो मुझे लगता है कि जिसपे सबसे ज्यादा महिलाओं की नजरें हैं और खासतौर से यूथ, 21 साल पुरुष की उम्र विवाह की, चूंकि आपने विवाह नाम की संस्था को लेकर जब काउंसलिंग की बात की और उससे पहले आप प्रयास करी, 18 वर्ष जो है लड़की की उम्र, ये 3 साल का जो अंतर, इसको लेकर तमाम कमेटी भी बनी। कमेटी की रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में डंप ही पड़ी हुई है। अब डंप पड़ी हुई है शायद सही शब्द है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम उस पर कोई कार्रवाई होते नहीं दिखाई पड़ी। इसको लेकर चूंकि आपने तमाम, मैं उस पर भी आऊंगा कि जो एसिड जिनके ऊपर डाला गया बच्चियों पर, उनको किस तरीके से आपने सक्षम बनाने की कोशिश की, सब किया है, पूरे देश को, पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसको लेकर आगे क्या करने जा रहे हैं? अब देखिए कि एक बात है कि हमारे यहाँ 18 साल विवाह का उम्र है, वो तो हमें कायम रखना ही होगा। उससे नीचे नहीं जाना होगा, यही कह रहे उसके हैं? नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। उसके नीचे हम जा ही नहीं सकते, इसलिए नहीं जा सकते कि लड़की का शरीर, मन, बुद्धि तब तक तैयारी नहीं होती है, छोटी है, शरीर नहीं बढ़ता है, बुद्धि नहीं बढ़ती है। हम अगर उसके नीचे हम जाते हैं तो उसके साथ वो अन्याय है। पर बात केवल इतनी नहीं है, उसका एजुकेशन रुक जाता है, उसके बाद उसके ऊपर आने की जिम्मेदारियां आ जाती है। बहुत कम एज में, जो कि 18 के कम से एज में वो माँ बन जाती है, तो बच्चा होने वाला भी कुपोषित हो जाता है। ऐसी अनेक समस्या आती है। इसलिए किसी भी हालत में ये 18 के नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं, पर तमाम जो सामाजिक, जो विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं और जो तमाम डॉक्टर हैं, वो भी कहते हैं कि 18 भी बहुत पर्याप्त नहीं है, ये उम्र बढ़नी चाहिए। बढ़ सकती तो और अच्छी बात है, बट कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ने को लेकर कभी इसको लेकर कोई चर्चा, आगे कुछ सोच रहे हो आप? देखिए, ये भारत सरकार का विषय है, हाउस का, पार्लियामेंट का विषय है, और इस विषय पे सरकार जो सही है उसके बारे में वो सोचेगा। आपकी अपनी राय, चूंकि आप तो सरकार में, ऐसा हमने नहीं कहा कि वो किसी भी हालत में वो 18 के नीचे नहीं आनी चाहिए, ये तो बात बिल्कुल तय है। क्योंकि अगर आप देखें या जी, तो मतलब मैं भी अगर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि 20-21 साल तक तो बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। जो आपने कहा पढ़ाई रुक जाती है, तो 18 साल में कौन सी पढ़ाई पूरी हो जाती है? ग्रेजुएट हो पाता है क्या बच्चा? पर वो मिनिमम एज है ना, उसके ऊपर आप करते तो किसी ने मना नहीं किया है, पर मिनिमम एज तो वो होना चाहिए। हाँ, पर मतलब इसको आपको लगता नहीं कि थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है?
देखिए, मैंने वो कहा कि हम्म, वो इस विषय पे हम्म, अनेक कमिटीज हो गई है, उस हम्म, विषय पे सरकार के पास हम्म, फीडबैक चले गए हैं। हम्म। सरकार इस विषय का निर्णय करे। चलिए, तो ठीक है। मैं अब आखिरी चरण में मैं आपसे कुछ सवाल हल्के पूछना चाहूंगा। जैसे एक कारपोरेटर से यहाँ तक का सफर, इस दौरान अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए एक सबसे सुखद क्षण और एक सबसे दुखद क्षण, कैसे इस यात्रा को आप डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, मैं सुखद और दुखद में नहीं बात करूंगी, क्योंकि मेरे लिए हर पल अच्छा है। जिंदगी जीनी है अच्छे से, और जो आपके पास जो जिम्मेदारी आई है, उस जिम्मेदारी को आपने अच्छे तरीके से जीना भी है, काम भी करना है। मैंने हर जगह पे सभी भूमिका में खुद को बहुत संतोष पाया है मैंने। तो मेरे लिए कोई दुखद क्षण नहीं है। हर जिस भूमिका में मैं गई हूँ, वो भूमिका मुझे बहुत सिखा के चली गई है। और रही बात दुखद पलों की, तो जब आप राजनीति में काम करते हैं, जब आप इतने बड़े पद पे काम करते हैं, तो आपके थोड़े से निराशा आने वाले पलों को आप दुखद पल के नाते नहीं आप उनको संबोधन कर सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन काल था, इतना ही समझते हुए हम आगे निकल जाते हैं। तो अपने आप में थोड़ी सी एक न्यूट्रलिटी भी आ जाती है। बट मैं इतना एक बात कहूँगी कि जो जो भूमिका मेरे हिस्से में आई, वो सभी भूमिकाएं बहुत शानदार थी। हम्म, और वो सभी भूमिका मुझे बहुत हम्म। संपन्न करके चली गई। तो इसीलिए मैं सब भूमिका में बहुत खुश हूँ। तो आने वाले समय में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले जो 2-3 साल का जो आपका जो कार्यकाल है, इसमें बड़े बदलावों की अगर मैं अपेक्षा करूं, सोचूं, तो आप क्या सोच रही, क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या है? किस तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग को कितना सशक्त करेंगी, और कौन सी वो चीजें हैं जिनसे पूरी तरीके से आपको लगता है कि महिला आयोग को इन पे पड़ना नहीं चाहिए? हम आने वाले 2-3 साल में अनेक विषय मन में है, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जो भी हमारी पीड़ित तकलीफ में रहने वाली बहनें आती है, और वो हमारे कानून के दायरे में बात करती है, तो उनको मैं कभी निराश नहीं होने दूंगी। ये बात तय है, ये हम पक्का करेंगे। साथ साथ हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है कि हमारे पास अनेक अधिकार है। हम जो रिसर्च करते हैं, जो हमारे पास स्टडीज होती है, उसके जो फाइंडिंग्स आते हैं, तो हम उसके साथ साथ हम सरकार को रिकमेंडेशन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा अधिकार हमारे पास है। सरकार उसका उपयोग कुछ नए कानून बनाने में, पुराने कानून उनको दुरुस्त करने में, या नई नीतियाँ बनाने में उसका उपयोग करता है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले उस समय में हम उससे अधिक समृद्ध हो जाए। महिलाओं के लिए हम सरकार को अच्छे तरीके से हम कुछ बता पाए, कि जिसकी वजह से नीतियों में और भी बढ़िया काम हो जाए। आज जो हो रहा है वो बहुत शानदार हो रहा है, पर हम तो हमेशा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम वो भी करें। तो बस आखिर में ये, अब तो महिला आरक्षण जो आपने कहा था कि एक संशोधन होता है, उसके बाद आपका मानस बदलता है, और उसके बाद एक ब्यूरोक्रेट से एक राजनेता का जन्म होता है। लेकिन अब 2000 जो अगला चुनाव होना है लोकसभा का, उसमें माना जा रहा है कि वो पूरे महिला आरक्षण के हिसाब से होगा चुनाव। तो उसको लेकर कैसे सोच रही हैं? और आखिरी में अमर उजाला के दर्शकों के लिए संदेश आपका। देखिए, देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि इससे और कोई बड़ा अवसर ही नहीं है कि जो महिला रिजर्वेशन आ गया है। आपने बहुत पॉजिटिव परिणाम देखे कि जब 73rd 74th अमेंडमेंट आ गया, उसके बाद महिलाएं राजनीति में आई, धीरे धीरे सीख ली। उसके बाद फिर वो रिजर्वेशन तो 50% हो गया अनेक प्रदेशों में। और आज हम अगर देखते हैं, तो वो अभी 55% महिलाएं सभागार में दिखती है। 50% रिजर्वेशन वाली, 2-4% ओपन जनरल से चुनकर आने वाली। तो आज ये बहुत अच्छा चित्र है, और वो अपने अपने गाँवों को, अपने अपने जिला परिषद पंचायत समिति को वो समृद्ध कर रही है। अब समय है विधानसभा और लोकसभा का, और आज हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि इतना बड़ा निर्णय हो गया और महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया। मैं आपको इतना ही कहूँगी कि जब 2029 में हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ये 33% रिजर्वेशन आ जाएगा, तो आपको बहुत, देश को बहुत शानदार महिला नेता मिलेगी, जो सोच समझते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। मैं खुद ये मानती हूँ
कि महिलाओं के लिए इससे और कोई बड़ा अवसर नहीं हो सकता। बहुत खुश भी हूँ कि हम आगे चल के हर भूमिका में महिलाएं सक्षम हो जाएगी, अपना काम करेगी और बहुत अच्छे तरीके से देश की सेवा भी करेंगे। मुझे आज अमर उजाला के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि उन्होंने मेरे इन विचारों को सुना, समझकर भी लिया। मुझे विश्वास है कि जो बातें मैंने कही है उससे वो ज़रूर सहमत होंगे। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अमर उजाला इतना पुराना न्यूज़पेपर है, इतना पुराना काम है और अमर उजाला की विश्वासार्हता है। ये विश्वासार्हता आपके साथ बहुत ही अच्छी है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी दर्शकों को मैं ये भी कहूँगी कि हम अपने जीवन में, हम अपने घर की जो महिलाएं हैं, हमारी वो चाहे माँ है, बहन है, बेटी है, या जो हमारी ऑफिस में काम करने वाली आपकी सहयोगी महिला है, इन सभी का हम सम्मान करके हम साथ साथ चले। हमें मिलकर आगे बढ़ना है, तो हम मिलकर आगे बढ़े, अपनी सभी महिलाओं का हम सम्मान करें और सम्मान के साथ इस देश को भी हम आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर जी को, और उन्होंने साफ साफ, मुझे लगता नहीं किसी भी सवाल से उन्होंने बचने की कोशिश की। और जो भी आपके और प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में दें, हम फिर उनसे बात करेंगे। जब मिलेंगे तो आपकी जो भी कोई जिज्ञासाएं होंगी उनको शांत करेंगे। तो एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।